प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सर्वेइंग को डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन की हमने बात की थी, साथ ही साथ हमने बात की थी क्लासिफिकेशन की, ठीक है, कि हमारा जो सर्वे होता है कितने टाइप का होता है और किस किस बेसिस पर हमने इसको क्लासिफाइड किया हुआ है, ठीक है। आज हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम स्केल इन सर्वेइंग। सर्वेइंग के अंदर स्केल जो आपकी है उसका क्या यूज है, ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकता हूं मैं कि भाई स्केल जो आपका होता है वो क्या कहलाता है, तो इसको अपन आज की क्लास में समझेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, आपको एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपकी एग्जाम में, सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले स्केल की अपन यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। सिंपली हम स्केल क्या समझते हैं, आपने इंजीनियरिंग जब कंप्लीट की होगी, ठीक है, क्या किया होगा, इंजीनियरिंग जब आप कर रहे होगे तो आपने ईडी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने स्केल्स का यूज किया होगा, ठीक है। आप यहाँ कॉर्नर पे नीचे लिखते थे कि आपने क्या स्केल्स यहाँ पे कंसीडर की हुई है, ठीक है। अब स्केल यहाँ पे क्या होता है, द एरिया डेट इज सर्वेड इज वास्ट। हम सर्वे के अंदर जो एरिया यहाँ पर सर्वे करते हैं वो बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है। देयरफॉर प्लान्स आर मेड टू सम स्केल, जिसके बेसिस पर हम प्लान्स बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं कोई एक सुटेबल स्केल को कंसीडर करके, ठीक है। तो वो स्केल क्या कहलाती है, वो स्केल ये कहलाती है या स्केल इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मार्क्ड ऑन द प्लान टू द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। कहने का मतलब ये है कि अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई स्केल हमारा क्या होता है, तो स्केल हमारा रेशियो हो जाएगा किसका, जो हमारी क्या है, इसका रेशियो हो जाएगा जो हमारा मैप डिस्टेंस है ना, मैप जो हमने प्लान बनाया हुआ है उसकी जो डिस्टेंस है डिवाइड बाई ग्राउंड डिस्टेंस, डिवाइड बाई ग्राउंड डिस्टेंस। ये जो रेशियो हमारा होगा ना, ये हमारा रेशियो कहलाता है स्केल, ठीक है। अब जैसे मैप डिस्टेंस की यहाँ पे बात करें, जैसे आपने प्लान बनाया, ठीक है, ये प्लान बनाया आपने, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे प्लानिंग वगैरह कर लो, इस टाइप से आपने ये प्लान बना दिया, जो भी प्लान बनाया है। सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाली जो हमारी साइड है ना, ये साइड हमारी जो है ना, ठीक है, ये वाली जो हमारी साइड है ना मैप के ऊपर, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारी 50 मीटर क्या है, मैप के ऊपर ये 50 मीटर है, सॉरी फिर से प्रॉपर करते हैं इसको। जैसे सपोज अगर मैं आपसे बोलूं मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का जो रेशियो आपका हो रहा, वो क्या हो रहा है आपका, देखो यहाँ पे, जैसे अगर ये हमने यहाँ पे बनाया है, दो हमारे पास है, एक हमारे पास प्लान है और एक हमारे पास ग्राउंड है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्राउंड पर आपने ये मेजर जो किया है, ये आपने 50 मीटर मेजर किया है, कितना मेजर किया है, 50 मीटर आपने मेजर किया हुआ है। तो जब हम प्लान बनाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्लान हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो जब हम इस प्लान पर इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हम एक सुटेबल स्केल यहाँ पे ले लेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर, हम 1 सेंटीमीटर और 5 मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो भैया ये कितना हो जाएगा, हाँ, तो ये हम जब प्लान पे ए वाली साइड को ड्रॉ करेंगे तो हम ये कितना बनाएंगे, हम ये 10 सेंटीमीटर की बनाएंगे, कितने की बनाएंगे, 10 सेंटीमीटर। मतलब जो चीज प्लान पे 10 सेंटीमीटर की आपको दिख रही है, वो चीज आपको यहाँ पे क्या दिखेगी, ग्राउंड पे 50 मीटर की आपको दिखेगी। तो मैप डिस्टेंस आपकी 10 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्राउंड डिस्टेंस जो आपका हो गया है वो हो गया है आपका 50 मीटर, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो रेशियो लेते हो ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका स्केल कहलाता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका स्केल कहलाता है। तो आप यहाँ पे देखो सिंपल सा एक जो पॉइंट लिखा हुआ है कि स्केल इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मार्क्ड ऑन द प्लान टू द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड।
a ground draftman a plot a length to accuracy within 0.25 mm। जो ड्राफ्टमैन आपका होता है वह है 0.25 mm तक की एक्यूरेसी के साथ एक लेंथ आपको क्या कर सकता है, प्लॉट कर सकता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी आपको याद रखना है कितना यहाँ पे रहेगा, 0.25 रहेगा। स्केल को आपने यहाँ पे समझा है कि भैया रेशियो होता है, क्या होता है, रेशियो होता है मैप डिस्टेंस टू ग्राउंड डिस्टेंस का। ठीक है, स्केल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। हम स्केल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहला 1 सेंटीमीटर ऑन प्लान रिप्रेजेंट सम होल नंबर ऑफ मीटर ऑन द ग्राउंड सच है। यही बताया था मैंने कि जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 1 सेंटीमीटर के अंदर हमने 10 मीटर को यहां पे क्या कर लिया, 1 सेंटीमीटर के अंदर हमने 10 मीटर को यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस टाइप ऑफ स्केल इज कॉल्ड द इंजीनियरिंग स्केल। इस स्केल को हम किस नाम से जानते हैं? इस स्केल को हम इंजीनियरिंग स्केल के नाम से जानते हैं। किस स्केल के नाम से जानते हैं? इंजीनियरिंग स्केल के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंजीनियरिंग स्केल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 यूनिट ऑफ लेंथ ऑन द प्लान रिप्रेजेंट सम नंबर ऑफ 10 यूनिट ऑफ द लेंथ ऑन द ग्राउंड सच एज 1 डिवाइड बाई 1000। क्लियर? कहने का मतलब ये हो गया भैया यहाँ पे समझना, यहाँ पे जैसे अगर मैं बोलूं कि ये हमारा क्या है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, ऐसे बोल रहा हूं कुछ। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं इसको लिखना है अपने को रेशियो में, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 मीटर। ठीक है, तो ये मीटर को आप किसमें कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में। 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1000 आ जाएगा। ये 1 अपॉन 1000 जो निकल के आया है ना, इसको बोला जाता है आपका, इसको आप बोलते हो क्या, आर एफ। क्या बोलते हो इसको? इसको आप आर एफ बोलते हो। आर एफ आपका क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये क्या कहलाता है आपका, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये क्या कहलाता है आपका, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपका कहलाता है। तो सेकंड तरीका क्या है स्केल को रिप्रेजेंट करने का, कि भैया आप इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, आप इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब आरएफ के फॉर्म में आप स्केल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो 1 यूनिट ऑफ लेंथ ऑन द प्लान represent some number of 10 unit of the length on the ground such as 1 by 1000. This ratio of map distance to the corresponding ground distance is independent of unit of measurement and is called the representative fraction। इसको क्या बोला जाता है, इसी को representative fraction बोला जाता है। क्लियर? आई बात समझ में? नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है इसको शॉर्ट में आरएफ आप बोलते हो। क्या बोलते हो, आरएफ बोलते हो। कैन इजीली बी फाउंड फॉर अ गिवन इंजीनियरिंग स्केल, मतलब जो भी इंजीनियरिंग स्केल आपको दी गई होगी, उस दी गई इंजीनियरिंग स्केल के बेसिस पर आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारी जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर है। तो आप आरएफ क्या लिखोगे, आप आरएफ लिखोगे यहां पर 1 डिवाइड बाई 50 इंटू 100। क्लियर? मतलब जो 50 मीटर आपका है उसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू यहाँ पे रहेगी वो वैल्यू आपकी आ जाएगी, मतलब आरएफ जो रहेगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 50,000, सॉरी 50,100। ये आपका आरएफ यहाँ पे आ गया। The above two type of scales are also known as numerical scale। ये जो ऊपर आपने अभी स्केल्स जो हमने पढ़ी हैं, ठीक है, इन स्केल्स को हम न्यूमेरिकल स्केल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, थर्ड जो टाइप आपका आता है वो आता है एन अल्टरनेटिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग
द स्केल इज टू ड्रॉ ऑन द प्लान ऑन अ ग्राफिकल स्केल। क्लियर, हम ग्राफिकल स्केल का भी यूज करते हैं। क्लियर, तो थर्ड टाइप जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, वो हमारा ग्राफिकल स्केल रहेगा। कौन सा स्केल रहेगा, ग्राफिकल स्केल रहेगा। अ ग्राफिकल स्केल इज अ लाइन सब डिवाइडेड इनटू प्लान डिस्टेंस corresponding to convenient unit of length on the ground. If the plan or map is to be used after a few years, the numerical scale may not give accurate results if the sheet or paper shrinks. However, if a graphical scale is also drawn, it will shrink proportionality and the distance can be found accurately. कहने का मतलब ये है कि हम जो न्यूमेरिकल स्केल्स को यूज करते थे तो पेपर श्रिंक होने की वजह से हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाता था, इसलिए हमने ग्राफिकल स्केल्स को यहाँ पे यूज किया और जो प्रॉब्लम यहाँ पे आई थी श्रिंकिंग की, जिस वजह से हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, उस प्रॉब्लम से हमने छुटकारा पा लिया। ठीक है, तो थर्ड टाइप जो हमारा होता है वो हमारा होता है ग्राफिकल स्केल। क्लियर, अल्टरनेट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्केल इज टू बी ड्रॉ। क्लियर, तो हमें प्लान और ग्राफिकल स्केल्स यहाँ पे यूज करते हैं हम। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो कि ऑन फील्ड आप एक ट्रेपेजोइडल एरिया आपका है जिसकी एक साइड 25 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर और 35 मीटर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरी जो इंजीनियरिंग स्केल है वो इंजीनियरिंग स्केल हमारी जो है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर है, तो हम जब पेपर के ऊपर इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो 35 मीटर वाली साइड होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी, 25 मीटर वाली साइड हमारी 5 सेंटीमीटर की होगी और हमारा 30 मीटर वाली साइड हमारी 6 सेंटीमीटर की होगी और हमारी 50 मीटर वाली जो साइड रहेगी वो 10 सेंटीमीटर की होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्केल ली है वो स्केल ली है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो हमारा होता है वो होता है मैप डिस्टेंस डिवाइड बाई ग्राउंड डिस्टेंस। यहाँ पे हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर, तो हमारा RF क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5 मीटर। इस 5 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/500 हमारा आएगा और जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा वो हमारा होगा कितना 1 डिवाइड बाई 500। क्या होगा 1 डिवाइड बाई 500 हमारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारी जो स्केल्स होती हैं वो कितने टाइप की स्केल्स होती हैं। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्केल्स की। टाइप ऑफ स्केल्स में हमारी जो स्केल्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारा जो टाइप ऑफ स्केल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसमें बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ स्केल में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप ऑफ स्केल होता है वो कौन सा स्केल होता है, ठीक है, तो कॉर्ड स्केल हमारा होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉर्ड स्केल होता है। अब कॉर्ड स्केल हमारा होता क्या है, इसका नाम सुना होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हम सब्जेक्ट पढ़ते थे ना उसके अंदर आपने ये कॉर्ड जो स्केल है इसको ड्रॉ किया होगा। तो देखो, यूज्ड फॉर सेटिंग आउट एंगल विदाउट रेलिंग relaying on a protector offering flexibility in surveying task। मतलब कॉर्ड स्केल का यहाँ पे यूज किया जाता है। आपको बस ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि कॉर्ड स्केल को यूज किया जाता है सेटिंग आउट ऑफ एंगल। एंगल की सेटिंग मतलब एंगल को सेट आउट करने के लिए आप कॉर्ड स्केल का यूज करते हो। अगर आपको देखना है कि ईडी में आपने क्या पढ़ा हुआ था तो ये आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो। ये फिगर आपका बता रहा है स्केल ऑफ कॉर्ड। आपने इसी टाइप से नंबर ऑफ जो एंगल्स होते हैं उसको आपने सेट आउट किया हुआ है। ठीक है, तो ये फिगर जो आप देख रहे हो दैट इज द स्केल ऑफ कॉर्ड का फिगर आपका है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आपका जो यहाँ पर स्केल आता है वो आता है आपका प्लेन स्केल। कौन सा आता है, प्लेन स्केल आपका आता है। प्लेन स्केल क्या होता है, ओनली 2 डायमेंशन को मेजर करेगा। किसको मेजर करेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन को मेजर करेगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम आपका बना हुआ है, मतलब डेसीमीटर और मीटर, मतलब 2 डायमेंशन को मेजर करने वाला आपका जो स्केल होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा, वो आपका कौन सा होगा, वो आपका प्लेन स्केल होगा। ठीक है, कौन सा होगा, प्लेन स्केल आपका होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्लेन स्केल के बाद आपका आता है डायगोनल स्केल। कौन सा स्केल आता है आपका, डायगोनल स्केल। अब डायगोनल स्केल आपका क्या होता है, तो डायगोनल स्केल जो आपका होता है ना, यह आपकी 3 डायमेंशन को मेजर कर सकता है। क्लियर,
क्या कर सकता है, 3 डायमेंशंस को मेजर कर सकता है। कितनी डायमेंशंस को, 3 कंसेक्यूटिव डायमेंशंस को मेजर कर सकता है। ये आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो, डेट इज द डायगोनल स्केल। और इसको भी आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर पढ़ा होगा। इसके अंदर आपने देखो सेंटीमीटर्स हो गया, डेसीमीटर आपका हो गया और मिलीमीटर्स आपका हो गया। इन 3 डायमेंशंस को यहाँ पे मेजर किया है। क्लियर, कितने डायमेंशंस को मेजर किया है, 3 डायमेंशंस को मेजर किया है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है वर्नियर स्केल। कौन सा स्केल आ जाएगा, वर्नियर स्केल यहाँ पे आ जाएगा। अब वर्नियर स्केल हमारा क्या होता है, तो वर्नियर स्केल भी हमारा यहाँ पे क्या होता है, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट जो हमारे होते हैं ना, उन फ्रैक्शनल पार्ट को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो देखो, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। क्लियर, तो ग्रेजुएटेड स्केल के ऊपर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन को मेजर करने के लिए हम यहाँ पर वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। और वर्नियर स्केल जो हमारी होती है ना, वो वर्नियर स्केल हमारी कितने टाइप की होती है, हमारी 5 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आप देखोगे तो डायरेक्ट वर्नियर आपको दिखेगा। कौन सा वर्नियर होता है, डायरेक्ट वर्नियर होता है, रेट्रोग्रेड वर्नियर होता है, एक्सटेंडेड वर्नियर होता है, डबल वर्नियर होता है और डबल फोल्डेड वर्नियर होता है। क्लियर, तो 5 टाइप्स ऑफ वर्नियर स्केल आपका होता है। इसको अपन डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अपन डायरेक्ट वर्नियर की यहाँ पे बात करते हैं कि डायरेक्ट वर्नियर हमारा जो होता है वो क्या होता है। तो डायरेक्ट वर्नियर की अगर बात की जाए तो डायरेक्ट वर्नियर आपका क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल आपकी होती है और जो आपकी मेन स्केल होती है, क्लियर, क्या होती है, मेन स्केल होगी और एक आपकी वर्नियर स्केल होगी। तो जो वर्नियर स्केल होती है वो मेन स्केल की डायरेक्शन में मूव करती है। क्लियर, आपने देखा होगा ना वर्नियर स्केल कुछ इस टाइप का आपको देखते हो आप, ठीक है। इसके एक छोटा सा ऑक्सिलरी स्केल होता है, ये आपका मेन स्केल होता है। तो ये जो वर्नियर स्केल आपकी रहेगी ना, ये मेन स्केल की डायरेक्शन में क्या होगी, मेन स्केल की डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट वर्नियर को आप क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट वर्नियर को बोल सकते हो कि वर्नियर स्केल मूव्स इन सेम डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहूं तो लिख देता हूं कि वर्नियर स्केल, यहाँ लिख देता हूं, वर्नियर स्केल मूव same direction, vernier scale moves same direction of main scale, same direction of main scale, ठीक है। नेक्स्ट आप ये भी चीज याद रख सकते हो जो अभी मैंने आपको बताया है। आप दूसरी चीज यहाँ पे क्या याद रख सकते हो, ठीक है, आप दूसरी चीज यहाँ पे क्या याद रख सकते हो, दूसरी चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि इन डायरेक्ट वर्नियर जो स्मॉल एन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल होते हैं वो इक्वल आपके होते हैं n-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। अगर मैं आपसे बोलूं वर्नियर स्केल पे n डिवीजन मतलब कि आप ले लो 10 डिवीजन, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे क्या ले ली आपने, 10 ले ली। तो यहाँ पर ये 10 जो डिवीजन आए हैं ये आपकी वर्नियर स्केल के डिवीजन आए हैं। तो ये किसके बराबर होंगे, ये बराबर होंगे n-1 मेन स्केल के। मतलब n-1 आपने किया तो 9 आपको जो डिविजन्स मिलेंगे वो आपको मेन स्केल के ऊपर डिविजन्स मिलेंगे। किसके ऊपर डिविजन्स मिलेंगे, मेन स्केल के ऊपर आपको डिवीजन मिलेंगे। आई बात समझ में यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकेंडली आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि डायरेक्ट वर्नियर के अंदर जो n डिवीजन ऑफ वर्नियर्स होते हैं वो n-1 डिविजन ऑफ ऑन मेन स्केल के बराबर आपके होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप यहाँ पे बोलोगे जो इन्होंने थ्योरी ऊपर दी है उसी के बेसिस पे आप क्या बोलोगे, स्मॉल n इंटू v इक्वल टू n-1 इंटू s, ठीक है। एलसी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एलसी का मतलब होता है लीस्ट काउंट। इसका क्या मतलब होता है, लीस्ट काउंट। तो हमारा डायरेक्ट वर्नियर का जो लीस्ट काउंट आएगा वो क्या आएगा, s माइनस v। तो s माइनस v आएगा तो यहाँ से v की वैल्यू आप निकाल दो, n-1 डिवाइड बाई n इंटू s, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने निकाला, यहाँ पे आगे सॉल्व किया इसको, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, एलसी इक्वल टू s बाई n।
एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और वर्नियर स्केल है, वी आपका लेंथ ऑफ वन डिवीजन है कि वर्नियर पे आपका लेंथ ऑफ द वन डिवीजन कितना आ रहा है, और एस आपका लेंथ ऑफ द वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल आपका है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डायरेक्ट वर्नियर हो गया है, और डायरेक्ट वर्नियर का ये क्या निकल के आया है, डायरेक्ट वर्नियर का ये लीस्ट काउंट निकल के आया है। तो ये चीज याद रखना, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है कि लीस्ट काउंट इसका क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है, तो वो नेक्स्ट टाइप हमारा आता है रेट्रोग्रेड वर्नियर। कौन सा आता है, नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है वो आता है रेट्रोग्रेड वर्नियर। अब रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है कि रेट्रोग्रेड के अंदर हम बात यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो वर्नियर स्केल हमारी होती है और जो हमारी मेन स्केल होती है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, भैया रेट्रोग्रेड के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में भी वो मूव करेगी। ठीक है, तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि आप देखो यहाँ पे लिखा था वर्नियर स्केल मूव सेम डायरेक्शन ऑफ द मेन स्केल, वर्नियर स्केल मूव अपोजिट डायरेक्शन टू ऑफ मेन स्केल, ये रेट्रोग्रेड के लिए हो गया। नेक्स्ट चीज अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि वर्नियर स्केल के अंदर एन डिवीजन है, क्लियर, वर्नियर स्केल के अंदर एन डिवीजन है, तो ये एन डिवीजन जो रहेंगे ये बराबर किसके रहेंगे, ये रहेंगे एन प्लस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल के, इसके मेन स्केल के। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे जो पॉइंट नीचे लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ रेट्रोग्रेड वर्नियर, इन केस ऑफ रेट्रोग्रेड वर्नियर एन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल के एन डिवीजन आर इक्वल टू एन प्लस वन डिवीजन ऑन मेन स्केल। ठीक है, तो एन प्लस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर होगा। यहाँ पे सेम वही निकाला, लीस्ट काउंट हमारा एस डिवाइड बाई एन निकल के आया, तो हमारा ये लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है कि इनडायरेक्ट वर्नियर डिवीजन एंड मेन स्केल डिवीजन इंक्रीज इन सेम डायरेक्शन वेयर एज रेट्रोग्रेड वर्नियर बोथ इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी पॉइंट मैंने एक तो यहाँ पे मेंशन कर दिया था, दूसरा आपका रेट्रोग्रेड के लिए जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वो आपका पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं, तो जो लीस्ट काउंट आपका यहाँ पे आया हुआ है ना, जो अपन ने लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द मेन प्लेट ऑफ अ theodolite is divided into 1080 equal parts and 60th division on vernier scale coincide exactly with 59 division on main scale। ठीक है, तो डिटरमाइन लीस्ट काउंट ऑफ theodolite, सिंपल सा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमारा यही होता है एस डिवाइड बाई एन। अब एस आपका होता क्या है, ठीक है, एस आपका होता क्या है जल्दी से बताओ। अब जैसे अगर मैं एस की बात करूं तो एस होता है लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन द मेन स्केल, मेन स्केल पर एक डिवीजन की लेंथ क्या होती है। तो अब आप देखो कि टोटल आपके जो मेन प्लेट ऑफ थेडोलाइट पे जो डिवाइडेड है 1080, मतलब आपका 1080 इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। थेडोलाइट की जो मेन प्लेट होगी 360 डिग्री आपको देखने को मिलता है वहां पे एंगल, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, एस 360 डिवाइड बाई 1080, क्लियर, क्या लिख दोगे 360 डिवाइड बाई 1080 डिवाइड बाई एन जो आपका रहेगा वो कितना है, आप देखो 60 डिवीजन, 60 डिवीजन आपके 60 आप कर दोगे, क्लियर। अब आप यहाँ पे देखो इस 1080 को नीचे लेके आ गए, ये 360 जो था इसको डिग्री से चेंज कर दिया, तो ये आपका 20 सेकेंड यहाँ पर आंसर आ गया है। कितना आंसर आ गया है, 20 सेकेंड आपका यहाँ पर आंसर आ गया है। तो इस टाइप के आपके जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स है ये न्यूमेरिकल आप घर पे कर लेना, इसको आपको होमवर्क में बोले देता हूं मैं कि आपके लिए होमवर्क सेम न्यूमेरिकल है जैसा ये है, ठीक है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पुट किया है, आपका यहाँ पे आंसर आ गया है। अगर आपको नहीं आया है समझ में तो आप भैया कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो कि सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप बाई कमेंट मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो और आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन पूछोगे नहीं तो मैं यही समझ रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है सभी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा जो होता है वो होता है हमारा डबल वर्नियर। अब डबल वर्नियर हमारा क्या होता है, ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम नाम सुना होगा, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने पढ़ा भी होगा। अब डबल वर्नियर देखो यहाँ पे क्या होता है,
इफ ग्रेजुएशन ऑफ मेन स्केल इंक्रीज इन वन डायरेक्शन ओनली, मतलब जो मेन स्केल का ग्रेजुएशन आपका होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में आपका इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। वी हैव अ सिंगल वर्नियर व्हेन मेन स्केल इज नंबर्ड इन द बोथ द डायरेक्शन, लेकिन मेन स्केल पे जो नंबर होगी वो आपको दोनों साइड देखने को मिलेगा। और डबल वर्नियर इज यूज्ड, एग्जांपल आपका होता है जैसे कि थेडोलाइट, थेडोलाइट के अंदर आप दो वर्नियर का यूज करते हो, डबल वर्नियर आप यूज करते हो, ठीक है। डबल वर्नियर कंसिस्ट ऑफ टू डायरेक्ट वर्नियर एक्सटेंडिंग इन बोथ डायरेक्शन विथ इंडेक्स मार्क इन सेंटर, मतलब दो वर्नियर हमारे होते हैं, दो डायरेक्ट वर्नियर होते हैं जिनको हम एक्सटेंडिंग कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन में, एक इंडेक्स मार्क बना होगा, वहां से आप दोनों डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हो। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड रेट्रोग्रेड वर्नियर, ठीक है। क्लियर? तो डबल वर्नियर आपको समझ में आया? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड रेट्रोग्रेड वर्नियर। अब डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड वर्नियर, एक में भैया मेन स्केल के साइड जा रहा था वर्नियर और दूसरे में अपोजिट जा रहा था, ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया, बीच में इंडेक्स मार्क आ गया, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, दोनों साइड आप एक्सटेंडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका डबल वर्नियर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर होता है डबल फोल्डेड वर्नियर। क्लियर? ये क्या होता है? हमारा डबल फोल्डेड वर्नियर होता है। अब डबल फोल्डेड वर्नियर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वर्नियर, डबल वर्नियर हुज टोटल लेंथ इज हाफ ऑफ कंबाइंड लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग डबल वर्नियर, मतलब इसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ आपकी क्या होती है? हाफ ऑफ कंबाइंड लेंथ। ये क्या होती है? हाफ ऑफ कंबाइंड लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग डबल वर्नियर। मैं कहने का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे a double fold vernier is used when it is required to reduce the length of corresponding double vernier, जहां पे हमें corresponding double vernier की लेंथ को रिड्यूस करना है वहां पे हम इस फोल्डेड वर्नियर का यूज करते हैं when it is very large and impractical to provide। एग्जाम्पल जैसे कि आपका है कंपास और सेक्सटेंट, ठीक है। ये चीजें याद रखना है, एग्जाम्पल में जो चीजें बता रहा हूं ना ये चीजें आपको याद रखना है कि भैया डबल फोल्डेड वर्नियर जो आपका रहेगा उसका जो एग्जाम्पल में बताया, जैसे कंपास यहाँ पे बताया, सेक्सटेंट आपको बताया, ये चीज आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। इन डबल फोल्डेड वर्नियर, ठीक है, इन डबल फोल्डेड वर्नियर द वर्नियर इज रीड फ्रॉम द इंडेक्स मार्क टुवर्ड आइदर ऑफ द एक्सट्रीम डिवीजन एंड देम फ्रॉम अदर एक्सट्रीम डिवीजन टुवर्ड द सेंटर इन द सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि भैया डबल फोल्डेड वर्नियर जो आपका होता है इसके अंदर जो आपको मार्किंग यहाँ पे करना है, जो रीड आपको करना है, तो इंडेक्स मार्क आपका लगा होगा, तो भैया इंडेक्स मार्क लगा होगा तो ऐसे भी मूव करेगा, ऐसे भी मूव करेगा। क्लियर? तो आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो? रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका डबल फोल्डेड वर्नियर यहाँ पर होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था एक्सटेंडेड वर्नियर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? एक्सटेंडेड वर्नियर। तो एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है आपका? अब देखो एक्सटेंडेड वर्नियर, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक्सटेंडेड वर्नियर को आप ऐसे समझो कि यहाँ पे जो हमारा वर्नियर होगा उसका हमारा जो एन डिवीजन है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा? 2n-1 डिवीजन के बराबर होगा। क्या होगा? 2n-1 डिवीजन के बराबर होगा। थोड़ा सा डिटेल में अपन समझते हैं। देखो क्या लिखा है, व्हेन डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर वेरी क्लोज, डिवीजन ऑफ मेन स्केल आपके क्या होंगे? बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एग्जैक्ट ग्रेजुएशन, और आपको दिक्कत होगी एग्जैक्ट ग्रेजुएशन को डिटरमाइन करने के लिए, वेयर कॉन्सिडेंस अकर्स इफ वर्नियर ऑफ नॉर्मल लेंथ इज यूज्ड, वर्नियर जो आपका रहेगा वो नॉर्मल लेंथ का होगा। हेंस एक्सटेंडेड वर्नियर इज वेरी यूजफुल व्हेन अवेलेबल लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल इज स्मॉल। अगर अवेलेबल लेंथ ऑफ द वर्नियर स्केल आपको स्मॉल है तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल आपका होगा यहाँ पे। बट इज रिक्वायर्ड टू हैव लीस्ट काउंट विदाउट मेकिंग वर्नियर डिवीजन वेरी क्लोज। कहने का मतलब ये है कि एक्सटेंडेड वर्नियर के अंदर जो आपके वर्नियर के डिवीजन होंगे वो बराबर होंगे 2n-1 इंटू एस के, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपका लीस्ट काउंट निकल के आएगा वो लीस्ट काउंट आपका यही निकल के आने वाला है, S/n, ठीक है। तो इन दिस n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यही अभी आपको बता रहा था। तो ये चीज आपको याद रखना है कि एक्सटेंडेड वर्नियर के अंदर वर्नियर स्केल के जो n डिवीजन होते हैं वो 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर होते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना है।
नेक्स्ट, अब जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, जो एक्सटेंडेड अपन ने वर्नियर पढ़ा हुआ है, उसका न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो देखो, अब बॉक्स सेक्सटेंट हैज द मेन स्केल रीडिंग इन 10 मिनट्स graduation if the LC desired for the extended vernier is 10 seconds, design a extended vernier। तो सिंपल सा है, लीस्ट काउंट इक्वल टू एस बाई एन आपका होता है, यही पढ़ा है अभी आपने, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला एक्सटेंडेड वर्नियर के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट इसने बोला 10 सेकंड चाहिए, एस आपका क्या हो गया भैया, ये हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पे 10 मिनट। ठीक है, तो ये आपने कन्वर्ट किया तो 10 इंटू 60 हो गया, एन आपका जो रहेगा वो आपका आ गया यहाँ पे 4। ठीक है, बॉक्स सेक्टेंट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्मॉल एन जो रहेगा वो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो 60, तो 2n माइनस 1, मतलब ये आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे n जो रहेगा, n मतलब कि जो वर्नियर के डिवीजन रहेंगे वो 60 रहेंगे, और जो मेन स्केल का ग्रेजुएशन आने वाला है वो आपका 119 आने वाला है। मतलब 119 स्पेक्ट ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू 60 स्पेक्ट ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे आप स्केल को डिजाइन कर रहे हो तो यहाँ पे वर्नियर के डिवीजन और आपने मेन स्केल के डिवीजन को फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे देख लेना, ये वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भाई फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, रेट्रोग्रेड वर्नियर में n+1 डिवीजन ऑन प्राइमरी स्केल डिवाइडेड n डिवीजन ऑफ n वर्नियर स्केल। ठीक है, बी आपका जो है डबल वर्नियर कंसिस्ट ऑफ 2 सिंपल वर्नियर प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग 1 स्केल विथ 0 इन द सेंटर। और नेक्स्ट, एक्सटेंडेड वर्नियर 2n-1 प्राइमरी डिवीजन आर डिवाइडेड इनटू अ डिवीजन ऑन वर्नियर, और इन अ डायरेक्ट वर्नियर n+1 प्राइमरी डिवीजन आर डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट ऑफ द वर्नियर स्केल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, डबल वर्नियर कंसिस्ट ऑफ 2 सिंपल वर्नियर प्लेस्ड एंड फॉर्मिंग 1 स्केल विथ 0 इन द सेंटर। ठीक है, बाकी आपकी ए सी और डी जो आपके हैं गलत स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो आंसर इज ये हमारा हो जाएगा। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने इसका नाम सुना होगा श्रंक स्केल। अभी मैंने आपको बताया कि ग्राफिकल स्केल जो आपकी होती है उसको हम यूज करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल स्केल आप यूज कर रहे थे तो पेपर की श्रंकिंग की वजह से एक्यूरेट हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो श्रंक स्केल यहाँ पे क्या होता है, श्रंक स्केल को समझते हैं कि व्हाट इज श्रंक स्केल। तो अगर मैं श्रंक स्केल की यहाँ पे बात करूं तो श्रंक स्केल आपका क्या कहलाता है, देखो, इफ a graphical scale is not drawn on the plan and the sheet on which the plan is drawn sinks due to the variation in the atmospheric condition, it becomes essential to find the shrunk scale of the plan। मतलब कि जो मॉइस्चर की वजह से आपकी शीट जो होती है वो श्रंक कर जाती है ना, तो आपको यहाँ पे श्रंक स्केल को फाइंड आउट करना होता है। अब श्रंक स्केल को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो श्रंक स्केल आपका क्या होता है, श्रंक स्केल आपका होता है कि जो श्रिंकेज फैक्टर आपका होगा उस श्रिंकेज फैक्टर को ओरिजिनल स्केल से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो बोल दिया श्रिंकेज फैक्टर को ओरिजिनल स्केल से मल्टीप्लाई कर दो, ये श्रिंकेज फैक्टर होता क्या है। तो श्रिंकेज फैक्टर या फिर श्रिंकेज रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये आपका होता है श्रंक लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। क्या होता है, श्रंक लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। अभी आगे एक न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें और क्लियर आपको हो जाएगा क्या होता है, श्रंक लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ श्रंक स्केल डिवाइड बाय ओरिजिनल स्केल, या फिर मैं बोल सकता हूँ श्रंक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन डिवाइड बाय ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा श्रिंकेज फैक्टर निकल के आया। क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया है यहाँ पर श्रिंकेज फैक्टर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि भैया अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मुझे करेक्ट लेंथ को फाइंड आउट करना है या फिर करेक्ट एरिया को फाइंड आउट करना है, या फिर मैं आपसे बोलूं कि मुझे करेक्ट वॉल्यूम ऑफ मैप को निकालना है, मतलब करेक्ट वॉल्यूम निकालना है, तो आप देखो करेक्ट लेंथ की अगर मैं बात करूं तो RF ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइड बाई RF ऑफ करेक्ट स्केल लिखो, और जो भी आपने लेंथ को मेजर किया है उस लेंथ का आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं करेक्ट एरिया की बात करूं तो RF ऑफ रॉन्ग स्केल आप लिखो, RF ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइड बाई RF ऑफ करेक्ट स्केल, और इसका आप होल स्क्वायर कर दो, इनटू आप क्या कर दो मेजर्ड एरिया, जो एरिया आपने मेजर किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे बात करूं तो मेजरमेंट वॉल्यूम ऑन द मैप डिवाइड बाई श्रिंकेज फैक्टर का आप क्यूब कर दो वो ये हो गया। ठीक है, रॉन्ग स्केल डिवाइड बाई करेक्ट स्केल। ठीक है, तो इसका आप क्यूब कर दो, मतलब सिंपली आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर मैं करेक्ट वॉल्यूम की बात करूं
तो करेक्ट वॉल्यूम में आप ऐसा भी बोल सकते हो। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही ना कि आप इसको याद नहीं कर पा रहे हो, भूल जाओगे, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, RF ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइड बाई RF ऑफ करेक्ट स्केल। इसका आ जाएगा Q इंटू मेजर्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये आपका करेक्ट वॉल्यूम हो गया, ये करेक्ट एरिया हो गया, ये आपका करेक्ट लेंथ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है श्रंक स्केल का। यहाँ से आपको और चीजें क्लियर होंगी, जैसे अ लाइन ऑफ 5 मीटर ऑन द ओरिजिनल मैप इज श्रंक टू 4.6 मीटर। मतलब ओरिजिनल मैप पे 5 मीटर की लाइन है जो आपकी श्रिंक होगी 4.6 मीटर बची है। कैलकुलेट द श्रंक स्केल। आप यहाँ पे श्रंक स्केल को कैलकुलेट करो। अगर ओरिजिनल स्केल ऑफ मैप जो आपका है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 मीटर है। तो अब आप यहाँ पे देखो, ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं दिए हैं, डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा 86.9695 मीटर। अपन यहाँ पे समझते हैं कैसे। ओरिजिनल लाइन जो हमारी मैप पे है वो 5 मीटर की है, ठीक है, और श्रंक लाइन ऑफ मैप पे जो है वो हमारी 4.6 मीटर की है। तो लेंथ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ हमारी कितनी आएगी, 5 मीटर की आएगी। ये 5 मीटर की लेंथ हमने लिख दी है, और श्रंक लाइन जो हमारी है वो हमारी 4.6 मीटर की है, वो भी हमने लिख दी। ओरिजिनल स्केल की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनल स्केल आपका कितना आ जाएगा। ओरिजिनल स्केल आप देख सकते हो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, मतलब RF अपन ने निकाल दिया 1 सेंटीमीटर बाई 80 मीटर, तो कितना आ जाएगा 1/8000 आ जाएगा। आ जाएगा 1/8000, ये तो पता है ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 मीटर आपका है, तो 1/80 आप करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का, ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8000, आ जाएगा ना 8000। तो ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकल के आ गया। तो ओरिजिनल स्केल का आपने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकाल लिया। अब श्रिंकेज रेशियो आपका क्या होता है, श्रंक लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, यही होता है, इक्वल टू श्रंक स्केल डिवाइड बाई ओरिजिनल स्केल। तो श्रंक लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ मतलब कि 4.6 डिवाइड बाई 5। श्रंक स्केल तो अपने को पता नहीं है, अपने को ओरिजिनल लेंथ पता है स्केल की, तो 1 बाई हमारा 8000 आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो श्रंक स्केल होगा वो क्या निकल के आएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4.6 डिवाइड बाई 5 इंटू 1/8000। आगे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/8695। आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 86.95 मीटर। तो श्रंक स्केल ऑफ द मैप जो निकल के आएगा वो आपका ये निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो है ना सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बड़ा थोड़ी है। ठीक है, तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि सबसे पहले ओरिजिनल लेंथ आपको दी गई है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ श्रंक लेंथ आपको निकालना है, ओरिजिनल स्केल को RF में कन्वर्ट कर देना, श्रिंकेज रेशियो का आपको यहाँ पे कर देना मल्टीप्लाई, और उसके बेसिस पे आपको श्रंक स्केल यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, ये निकल आएगा आपका। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपके होमवर्क के लिए हो गया। ठीक है, ये आपके होमवर्क के लिए हो गया क्वेश्चन, तो ये आप घर पे कर लेना सॉल्व एक बार। ठीक है, एक मैंने अभी कराया आपको, ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर पे कर लेना। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। एन ओल्ड मैप वॉज ड्रॉन विथ RF, मतलब RF दिया गया है यहाँ पे 1/2000। ठीक है, द शीट ऑफ मैप श्रिंक विथ द श्रिंकेज रेशियो, अच्छा श्रिंकेज रेशियो भी यहाँ पे साथ में दे दिया 20/22। देन कैलकुलेट द करेक्टेड स्केल RF ऑफ द मैप। ठीक है, तो करेक्टेड स्केल निकालना है, करेक्टेड स्केल निकाल के आप बता देना, वो सिंपल सा है। ओरिजिनल स्केल आपको देके रखा है, श्रिंकेज फैक्टर आपको देकर रखा है, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकाल देना। वो देखो पूरे ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने, बचा ही कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, श्रिंकेज रेशियो दिया गया है और स्केल दी गई है, तो आपने कर दिया मल्टीप्लाई, उससे आपका श्रिंक स्केल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आते, दैट इज द फैक्चुएट क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन को समझना है, देन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये और है, ये आप लोग सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, एरिया का क्वेश्चन है। एरिया का फॉर्मूला भी देखा था आपने, एरिया का देखा था अभी आपने, ओरिजिनल एरिया कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल एरिया ये वाला, बस ऐसे निकाल देना ओरिजिनल एरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको करा दूंगा सॉल्व नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ये ट्राई करके देखना। ठीक है,
अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने स्केल को डिस्कस किया है। तो जैसे हम सर्वे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान और मैप्स को रेडी करते हैं, तो किस प्लान को रेडी करने के लिए हमें केवल स्केल यूज करना है, उसका अपन यहाँ पे डेटा देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि टोपोग्राफी सर्वे हमने पढ़ा ना, टोपोग्राफी सर्वे। तो टोपोग्राफी सर्वे अगर हम कर रहे हैं और बिल्डिंग साइट की अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बिल्डिंग साइट की अपन बात कर रहे हैं। तो बिल्डिंग साइट के लिए जो आप स्केल यहाँ पर लोगे वो लोगे आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, या फिर इससे कम भी आप ले सकते हो। इसी को आरएफ के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखा है 1/1000 और लेस। टाउन प्लानिंग स्कीम या फिर रिजर्वायर की आप बात कर रहे हो, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर और 100 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर के बराबर आप 50 मीटर या फिर 100 मीटर की आप स्केल ले सकते हो। इसका आरएफ जो आएगा 1/5000 टू 1/10,000 आपका आ जाएगा। लोकेशन सर्वे की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन सर्वे के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर टू 200 मीटर आप ले सकते हो। इसका आरएफ 1/5000 टू 1/20,000 आपका आ जाएगा। स्मॉल स्केल टोपोग्राफिक मैप आपको बनाना है तो आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.25 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर तक आप ले सकते हो। ये ग्राउंड डिस्टेंस, ये आपकी प्लान डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी 1/25,000 टू 1/2,50,000 आपका यहाँ पे आरएफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होगे ये आरएफ कैसे आया। ठीक है, तो ये आरएफ देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मैंने 2.5 किलोमीटर लिया हुआ है, तो 1 डिवाइड बाई आप लिखोगे 2.5। अब ये जो 2.5 है ना, किलोमीटर को आप मीटर में बदलोगे, ठीक है, तो 1000 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर मीटर से आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आएगा ये। ठीक है, तो इस टाइप से आप कन्वर्ट कर रहे हो इसको, ये चीज याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप कैडेस्ट्रल मैप अगर आप बना रहे हो, कौन सा मैप बना रहे हो, कैडेस्ट्रल मैप बना रहे हो, तो इसके लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर और 0.5 किलोमीटर। अब आप बताना कैडेस्ट्रल मैप हम बनाते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे जो हम करते हैं किस लिए करते हैं, कमेंट में आप इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कैडेस्ट्रल मैप, कैडेस्ट्रल सर्वे जो आपका होता है वो किस पर्पज के लिए आप यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका जियोग्राफिकल मैप्स होता है। जियोग्राफिकल मैप्स में आप इसके लिए कितनी लोगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर टू 160 किलोमीटर। ठीक है, इसका आरएफ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप कन्वर्ट कर सकते हो। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस, जैसे कि आपका हाईवे की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस वगैरह बनाते हो। ठीक है, ऐसे तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस वगैरह जो आपके बनते हैं, जैसे कि इसके लिए लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल स्केल जो होगी और वर्टिकल स्केल जो होगी वो कितनी लोगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर टू 200 मीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर टू 2 मीटर। ठीक है, इसका आरएफ आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कन्वर्ट करके, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्रॉस सेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही आपको यहाँ पे लेना है, और इसके लिए जो आपका स्केल होगा वो आपका बराबर होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर टू 2 मीटर, और इसका ये क्या हो जाएगा, आपका आरएफ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आरएफ आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप न्यूमेरिकल यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल सा करेक्टेड लेंथ निकालना है, करेक्टेड एरिया निकालना है। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, अपन देख लेते हैं कि सर्वेयर मेजर अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ड्रॉन ऑन द मैप ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर की जो आपका है ना स्केल, इस पे उसने ड्रॉ कर दिया एंड फाउंड इज टू बी 50 मीटर, और वो फाउंड करता है कि 50 मीटर की हमारी यहाँ पे लेंथ निकल के आई। लेटर ही डिस्कवर, बाद में उसको पता चलता है कि उसने रॉन्ग स्केल ले लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर determine the correct length, what would be the correct area, its measured area is 60 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर बात की जाए तो कैसे होगा सॉल्व, हाँ कैसे होगा सॉल्व, सिंपल सा, करेक्टेड लेंथ का फॉर्मूला लगाओ ना, लॉन्ग स्केल का आरएफ क्या है, करेक्टेड स्केल का आरएफ क्या है, मेजर्ड लेंथ कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये 100 मीटर मेजर्ड, सॉरी 50 मीटर आपकी मेजर्ड लेंथ, ये 50, और रॉन्ग स्केल 1/50 और ये 1/100, तो ये 100 मीटर आपकी करेक्टेड लेंथ आ गई। जब एरिया की बात होगी तो आरएफ ऑफ रॉन्ग स्केल 1/50, आरएफ ऑफ करेक्टेड 1/100 स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई मेजर्ड एरिया कर दिया, ये आंसर आ गया।
तो सिंपल सा डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन यहाँ पर है। क्या है? फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन है। आपको बस याद क्या रखना है, ये करेक्टेड लेंथ का फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रख लेना है। क्या करना है? करेक्टेड लेंथ का आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर याद रख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो आरआरबी जूनियर इंजीनियर है उसका एक प्री एडवर्टाइजमेंट में बोल सकता हूँ, न्यूज़पेपर में आपका प्री एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है जिसके अंदर 7,000 प्लस आपकी वैकेंसी आई हुई है। रेलवे जूनियर इंजीनियर डिफरेंट डिफरेंट जोन के लिए निकली हुई है। तो आप जहां पर रहते हो, आपको जो भी जोन पास में पड़ेगा आप उस जोन से उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यह 30 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और अगस्त तक ये फॉर्म भराएंगे आपके। ठीक है, तो वैकेंसी आ चुकी है, पढ़ना चालू कर दो। किसी दिन ऐसे ही आपकी सब इंजीनियर एग्जाम की भी वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, अनाउंस हो जाएगी। अब आप सोच रहे होगे कि सर वो जो हमारा है ईएसबी का कैलेंडर है उसके अंदर तो अगस्त 2024 आ रही है। तो देखो भैया, अगस्त में पॉसिबल नहीं है वो एग्जाम। ठीक है, अगस्त में अब वो एग्जाम पॉसिबल नहीं है क्योंकि जुलाई आपका चल रहा है। ठीक है, कम से कम 45 डेज तो देंगे, 45 दिन तो देंगे फॉर्म फिलिंग वगैरह ये सारी प्रोसेस के लिए। उसके बाद ही निकालेंगे ना आपका एडमिट कार्ड और एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो अब अगस्त में तो पॉसिबल नहीं है। तो जहां तक वो एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो नवंबर दिसंबर तक वो आपकी एग्जाम जाएगी और आपका अगस्त मंथ में नोटिफिकेशन आने की चांसेस है कि अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो बैठे मत रहो एग्जाम के नोटिफिकेशन के लिए, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। ठीक है, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आज से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई जो भी बच्चे हैं अगर आरआरबी जेई का टीयर 1 या टीयर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है ऑनलाइन मोड में भी ऑफलाइन मोड में भी। तो आप ले सकते हो एडमिशन। ठीक है, आप एडमिशन ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको, तो उस पर कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हो। ऑफलाइन एडमिशन में एक और प्लस पॉइंट है, अगर आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हो ना तो हम आपको ऑनलाइन कोर्स मतलब फर्स्ट 20 स्टूडेंट को ऑनलाइन कोर्स भी देंगे। ठीक है, साथ ही साथ में। तो बाकी बात अपन अभी क्लास के बात करते हैं। और ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया अपना? ठीक है, न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये चीज याद रखना, नोट में लिखा हुआ श्रिंकेज फैक्टर हमेशा आपका 1 से कम आएगा। ठीक है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रिंकेज फैक्टर जो रहेगा हमेशा लेस देन 1 आपका रहेगा। ये फिर से एक आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है श्रृंक स्केल का। श्रृंक स्केल के ऑलरेडी मैं आपको न्यूमेरिकल बहुत सारे करा चुका हूँ, तो आप इसको देख लेना, ये आपका होमवर्क हो गया है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है? ये आपका होमवर्क हो गया है, आप इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पे वही न्यूमेरिकली है। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी हमारी क्या कहलाती है। ठीक है, ये शब्द आपने बहुत बार सुने होंगे, नाम भी सुना होगा कि प्रिसीजन हमारा क्या होता है और हमारा एक्यूरेसी हमारी यहाँ पर क्या होती है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल से शब्दों में बात करूं कि एक्यूरेसी जो हमारी होती है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट। ठीक है, हम मेजरमेंट जब कर रहे होंगे तो हम कितना डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन्ड कर पाए हैं मेजरमेंट के दौरान, दैट्स कॉल्ड द हमारा क्या कहलाता है? एक्यूरेसी कहलाता है। और हमारा डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड इन मेजरमेंट, दैट्स कॉल्ड द प्रिसीजन। हम जो डिग्री ऑफ परफेक्शन मेजरमेंट के दौरान यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा प्रिसीजन कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि प्रिसीजन क्या लिखा हुआ है? डिग्री ऑफ फाइननेस एंड केयर विथ एनी फिजिकल मेजरमेंट इज डन। यही मतलब तो हुआ कि डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड इन मेजरमेंट। आप कितनी केयर के साथ उस मेजरमेंट को कर पा रहे हो, जितनी ज्यादा केयर के साथ आप मेजरमेंट को कर पा रहे होगे उतना अच्छा डिग्री ऑफ परफेक्शन आप ऑब्टेंड कर पाओगे मेजरमेंट के दौरान। तो यहाँ पे एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? एक्यूरेसी डिग्री ऑफ परफेक्शन हो जाएगा। या वैल्यू इज कंसिडर्ड टू बी एक्यूरेट व्हेन इट इज क्लोज टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज आप पहुंच पाए हो, ठीक है, वो आपका कहलाएगा एक्यूरेसी। क्या कहलाएगा? वो आपका एक्यूरेसी कहलाएगा। मतलब कि प्रिसाइज वैल्यू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन that are closely grouped and have small deviation from true value। मतलब ट्रू वैल्यू के पास में ही आप बिल्कुल पहुंच गए थे, बहुत छोटा सा आपको डिफरेंस देखने को मिला है। क्या मिला है? एक छोटा सा डिफरेंस आपको देखने को मिला है।
नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा क्या है, टू प्लॉट और ड्रॉ अ मैप और प्लान एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इज ऑल्सो डिफाइंड बाय द स्केल ऑफ द प्लान। ये स्केल के द्वारा भी डिफाइन होता है। अ गुड ड्राफ्टमैन कैन प्लॉट स्मॉलेस्ट लेंथ। अब एक अच्छा ड्राफ्टमैन जो होगा वो 0.25 mm की लेंथ को प्लॉट कर देगा। नाउ फॉर अ स्केल ऑफ 1/1000 मतलब 1 mm इक्वल्स टू 1 मीटर, स्मॉलेस्ट प्लॉटेबल डिस्टेंस इज 0.25 mm। Hence, for survey done at a scale of 1:1000 should have field accuracy of 0.25 mm। मतलब इतनी स्केल पे ड्रॉ हो रहा है ना, मतलब फील्ड एक्यूरेसी जो आपको देखने को मिल रही होगी वो 0.25 mm की फील्ड एक्यूरेसी देखने को मिल रही होगी। तो जैसा अभी हमने यहाँ पर एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझा है, सिमिलरली आपको समझना है मिस्टेक्स को और एरर को, कि मिस्टेक्स क्या कहलाता है और एरर क्या कहलाता है। बता सकता है कोई? कोई बता सकता है कि एरर और मिस्टेक से आप क्या समझते हो? एरर और मिस्टेक से आप क्या समझते हो? जल्दी से आप बताएं। चलो मैं बता देता हूं। मिस्टेक्स का मतलब होता है दीज आर डिस्क्रिपेंसी कॉज्ड ड्यू टू केयरलेसनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड पुअर जजमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मिसकाउंटिंग ऑफ टेप लेंथ 5 मीटर रीडिंग टेक्स एज 8 मीटर। मतलब कि मिस्टेक का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हमें एक बहुत लंबी लेंथ को मेजर करना है, हमने नंबर ऑफ मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स स्टेप को स्ट्रेच किया हुआ है और मैं काउंटिंग भूल गया हूँ, मिस्टेक ही तो है। नोट की गड्डी आप गिन रहे हो, भूल गए, मिस्टेक ही तो है। 5 मीटर को आप 8 मीटर पढ़ रहे हो, मिस्टेक ही तो है। मतलब कि किस वजह से आ रही? केयरलेसनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग और पुअर जजमेंट की वजह से आ रही है। दीज आर डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है सेम क्वांटिटी जो आपकी है, टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ सेम क्वांटिटी। जो सेम क्वांटिटी मतलब 1 kg राइस है आपके पास, सपोज उसमें आपने 2 बार उसको तोला और 2 बार उसको वैल्यू आपको अलग अलग मिल रही, उन दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस निकल के आएगा ना, दैट्स कॉल्ड द डिस्क्रिपेंसी। तो सेम हो गया ना, दीज आर द डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी तो है कॉज्ड ड्यू टू केयरलेसनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड पुअर जजमेंट। ठीक है। एरर क्या होता है? एरर आपका होता है दीज आर डिस्क्रिपेंसी अदर देन मिस्टेक। मिस्टेक्स के अलावा जो डिस्क्रिपेंसी होती है वो आपकी एरर कहलाती है। अब एरर होता क्या है? एरर आपका होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू आपका होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ना कि ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर, क्या बोल सकता हूं? ये जो ट्रू वैल्यू है ना, कैन नॉट मेजर। जब हम ट्रू वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएंगे तो ये जो एरर यहाँ पे निकल के आई है, क्या यह हमारी ट्रू एरर होगी? क्या यह हमारी ट्रू एरर होगी? आप ही से क्वेश्चन पूछा है, आप ही लोग बताओ, क्या यह हमारी ट्रू एरर होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर पा रहे, ट्रू वैल्यू को मेजर नहीं कर पा रहे। कर पाओगे क्या आप किसी भी चीज की ट्रू वैल्यू को मेजर कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना, 100% तो आप नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे तो ट्रू आपके पास एरर भी नहीं होगी। तो ये चीज आपको याद रखना है कि भैया ट्रू एरर हमारे पास नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आए। एरर हमारा क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है। करेक्शन की अगर मैं बात करूं कि मुझे करेक्शन प्रोवाइड करना, अब एरर आई है तो करेक्शन देना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? ट्रू वैल्यू में से आप माइनस कर दोगे मेजर्ड वैल्यू को, तो करेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे एरर की अगर मैं बात करूं, ई आपका जो आ रहा है तो माइनस आपका करेक्शन हो गया, टी भी आपका ट्रू वैल्यू हो गया, एम भी आपका मेजर्ड वैल्यू आपका हो गया। अच्छा, जो एरर आपकी आई है ना, तो यहाँ पे क्या बोला? अदर देन मिस्टेक, मिस्टेक के अलावा जो आ रही है, तो भैया सोर्स ऑफ एरर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे बात करूं तो सोर्स ऑफ एरर क्या हो जाएगी? तो आपकी जो एरर आ सकती है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, मैनुअल एरर हो सकती है और नेचुरल एरर हो सकती है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंटल की बात करूं तो भैया जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो वो इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, जिस वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकती है। मैनुअल की बात करूं तो मैनुअल तो मतलब भैया यूजर ने यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक की है, जिस वजह से भैया 5 मीटर को तुम 8 मीटर पढ़ रहे हो। जजमेंट जो आपको करना है वो जजमेंट आप गलत कर रहे हो। ठीक है, जैसे अगर हम कार चलाते हैं ना, कार ड्राइविंग साइड हम ड्राइविंग पर बैठते हैं
तो आप देखते हो ना लेफ्ट साइड का जजमेंट आपको कार के अंदर से ही करना पड़ता है, कितने में से आप कार कट जाएगी। अगर आपने गलत जजमेंट किया कार आगे जाके ठुका जाएगी। सेम यहाँ पे कि मैनुअली में आप मिस्टेक कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपका जजमेंट गलत हो रहा है, तो भैया उस वजह से आपकी एरर आ सकती है। नेचुरल मतलब कि क्लाइमेटिक, टेम्परेचर हो गया, रेन हो गया, लोकल अट्रैक्शन हो गया, इसकी वजह से आपकी एरर यहाँ पे डेवलप हो सकती है। दैट्स कॉल्ड द सोर्स ऑफ द एरर। सोर्स, एरर के सोर्स क्या हो सकते हैं? एरर के सोर्स आपके हो सकते हैं। कौन कौन से? इंस्ट्रूमेंटल आपका हो सकता है, मैनुअल आपका हो सकता है और नेचुरल आपका हो सकता है। अगर मैं एरर की यहाँ पे बात करूं तो एरर आपकी दो टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है सिस्टमैटिक एरर, और इसी सिस्टमैटिक एरर को आप क्या बोलते हो? इसी सिस्टमैटिक एरर को आप बोलते हो कुमुलेटिव एरर। और नेक्स्ट आपका जो होता है वो होता है आपका कंपेंसेटिंग, मतलब कि आप इसको बोलोगे रैंडम या फिर एक्सीडेंटल या फिर कंपेंसेटिंग एरर। तो ये मेनली हमारी दो टाइप की एरर यहाँ पे होती है, सिस्टमैटिक एरर होती है और रैंडम या फिर एक्सीडेंटल या फिर कंपेंसेटिंग एरर हमारा होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं आप, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट हमारा होगा सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर हमारा क्या होता है? तो सिस्टमैटिक एरर की बात करें तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? देखो, दीज एरर फॉलो अ डेफिनाइट मैथमेटिकल और फिजिकल लॉ। मतलब सिस्टमैटिक एरर जो होगी वो एक डेफिनाइट मैथमेटिकल एंड फिजिकल लॉ को फॉलो करेगी। कहने का मतलब क्या है? देखो, कुमुलेटिव इन नेचर। कुमुलेटिव इन नेचर मतलब कि अगर मैं एक टैप है हमारे पास, उसको मैं पी टाइम स्ट्रेच कर रहा हूं, तो एक बार अगर एन सेंटीमीटर का कोई एरर आ गया तो वो जुड़ता जाएगा पी टाइम जब तक हमने स्ट्रेच किया हुआ है। देखो लिखा है द एरर ऑफ सिमिलर नेचर हैव सेम साइज एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम होगा और सेम साइज होगा। अगर स्टार्टिंग में एन सेंटीमीटर का अगर शॉर्ट हुआ है तो वो हमेशा एन सेंटीमीटर शॉर्ट चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एन सेंटीमीटर हुआ तो एन सेंटीमीटर अगली बार मिलेगा, नहीं, सेम नेचर का मिलेगा आपको, सेम डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, विच अकर्स आफ्टर अ कांस्टेंट इंटरवल ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि इफ अ टैप इज पी सेंटीमीटर टॉप, हमारा जो टैप है वो पी सेंटीमीटर शॉर्ट हो जाता है, पी सेंटीमीटर कम पड़ जाता है, और आप उसको एन टाइम स्ट्रेच करते हो, तो जो एरर आपकी होगी ना पी सेंटीमीटर, वो एन टाइम आपकी आएगी सेम मैग्नीट्यूड के साथ, एन टाइम सेम मैग्नीट्यूड के साथ एरर आएगी। ऐसी एरर आपकी सिस्टमैटिक एरर कहलाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात बोलूं रैंडम एरर, मतलब कि एक्सीडेंटल एरर या फिर कंपेंसेटिंग एरर, तो ये आपका जो होता है, ये आपका क्या होता है? These are errors left out after mistake and systematic error are eliminated. ठीक है, it can be positive and negative, मतलब यह डिफरेंट साइज की और डिफरेंट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? डिफरेंट साइज की और डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, इट कैन बी प्लस माइनस। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये नोट आप जरूर याद रखिएगा, नोट में जो लिखा हुआ है सिस्टमैटिक एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द लाइन। मतलब जो सिस्टमैटिक एरर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होता है लेंथ ऑफ द लाइन के, और रैंडम एरर जो आपका होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन। ये क्वेश्चन आपके सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, और प्रीवियस ईयर में बहुत बार आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है, जो नोट में लिखा है कि सिस्टमैटिक एरर जो आपका होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ लाइन के, और स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन के आपका क्या होता है? रैंडम एरर आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करूं तो आगे आपका यहाँ पे रेसिडुअल एरर आता है। तो रेसिडुअल एरर की अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज रेसिडुअल एरर, तो मोस्ट प्रोबेबल क्वांटिटी जो आपकी होती है और जो मेजर्ड वैल्यू आपकी होती है, उनका जो डिफरेंस होता है वो आपका मोस्ट प्रोबेबल, वो आपका रेसिडुअल एरर होता है। वो आपका क्या होता है? वो आपका रेसिडुअल एरर होता है। क्या होता है? रेसिडुअल एरर आपका होता है। आई बात समझ में आपको? रेसिडुअल एरर आपका क्या होगा? इट इज द डिफरेंस बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल ऑफ अ क्वांटिटी एंड इट्स मेजर्ड वैल्यू। अब मोस्ट प्रोबेबल क्वांटिटी मतलब कि आप बोल सकते हो ना कि आपने नंबर ऑफ टाइम्स उसकी वैल्यू को लिया है, तो मोस्ट प्रोबेबल मतलब ज्यादा सही वैल्यू कौन सी होगी? दैट्स कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल। तो मोस्ट प्रोबेबल को अपन यहाँ पे समझते हैं। मोस्ट प्रोबेबल मतलब क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट विच हैव द मैक्सिमम चांस ऑफ बीइंग द करेक्ट वैल्यू। क्लियर? वो मैक्सिमम चांस है उसके कि भाई
ये वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, वैल्यू हमारी करेक्ट हो सकती है। आप नंबर ऑफ टाइम्स एक ही क्वांटिटी को मेजर करते जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे, इसके चांसेस ज्यादा हैं सही होने के। ठीक है, जैसे अगर आपके साथ में कोई एक और स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो 2-3 माह से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब वो तैयारी करते जा रहा करता जा रहा, 3-4 साल उसको हो गए हैं, तो आप क्या बोलोगे, एक्सपीरियंस पर्सन, तो आप बोलोगे इसके ज्यादा चांस है कि ये सिलेक्शन ले लेगा क्योंकि इसको नंबर ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है। तो सेम यहाँ पर है कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो वैल्यू आपकी करेक्ट हो, दैट्स कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अब इन जनरल अगर मैं बात करूं कि इन जनरल मुझे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना है, तो जितनी भी वैल्यू हमारे पास होंगी उनका आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। जैसे x1, x2, x3, x4, xn हमारे पास नंबर ऑफ मेजरमेंट है, तो इसका मैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं इसका ले लूंगा एवरेज। इसका क्या ले लूंगा, इसका मैं एवरेज ले लूंगा। तो जैसे ही मैं एवरेज फाइंड आउट करूंगा, मैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो हमारी आएगी उसमें से आपको मेजर्ड वैल्यू को घटा देना। ठीक है, तो यहां पे आप बोल सकते हो कि रेसिडुअल एरर जो हमारी होगी, रेसिडुअल एरर जो हमारी होगी वो हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रेसिडुअल एरर होगा। क्या होगा, ये हमारा रेसिडुअल एरर होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हमारा क्या हो गया, जो हमने सम लिया एवरेज निकाला वो अपन ने लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपका क्या होता है, समझो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपका बोलता है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल एरर शुड बी मिनिमम। जो हमारी रेसिडुअल एरर है उसका जो सम ऑफ स्क्वायर आप निकालोगे वो मिनिमम। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने माना मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हमारा x है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कैपिटल N है, और ऑब्जर्वेशन जो है वो x1, x2, x3 और xn है। तो यहाँ पर रेसिडुअल एरर की मैं बात करूं तो रेसिडुअल एरर फॉर x1 क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशन, x माइनस x1, x2 के लिए क्या होगा x माइनस x2, x3 के लिए क्या होगा x माइनस x3 हो जाएगा, और xn के लिए क्या होगा x माइनस xn आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो निकल के आया है, ये हमारा निकल के आया है क्या, रेसिडुअल एरर। ये क्या निकल के आया है, ये सारी चीजें निकल के आई है रेसिडुअल एरर। रेसिडुअल एरर फॉर x1, रेसिडुअल एरर फॉर x2, रेसिडुअल एरर फॉर x3 और रेसिडुअल एरर फॉर xn निकल के आया है। तो यहाँ पे क्या बोला कि रेसिडुअल का जो सम आपका आ रहा है, रेसिडुअल एरर के स्क्वायर का जो सम आ रहा है वो मिनिमम की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सारी एरर को ऐड करके अपन यहाँ पे आगे क्या निकालने वाले हैं कि मिनिमम हमारी चीजें यहाँ पे निकल के आए। तो इसका वैलिडेशन हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर का वैलिडेशन क्या है। मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो मैं 0 की बात करूंगा। ठीक है, तो जो हमारा s आया है, जो सम ऑफ द रेसिडुअल एरर का स्क्वायर करके जो सम आपने निकाला है वो s जो आया है, तो dy dx s आपका इक्वल टू 0 रखा। s की वैल्यू आपने इसके अंदर पुट कर दी। s की वैल्यू पुट करने के बाद आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो 2 आपका क्या आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो अब आप देखो, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आपका बाहर आएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, इंटू 1 आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप करोगे तो सिमिलरली आपका चलता जाएगा ये। ठीक है, सिमिलरली आपका क्या होगा, सिमिलरली आपका चलता जाएगा। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो 2x माइनस 2x1 इंटू 1 प्लस 2x माइनस 2x2। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ये 2x जो चल रहा है तो इसको मैंने nx लिख दिया, और जो x1 x2 x3 आपका आ रहा है xn, इसको मैंने अलग लिख दिया। तो nx जो हो जाएगा, इसके बाद ये जो आपका निकला इसको आपने सम के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो एक इक्वल टू 0 आपका चल रहा है। आगे आप बढ़ोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा।
ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर की बात कर रहे थे, उसका वैलिडेशन अपन देख रहे थे, तो ये आ गया ना, देखो वैलिडेशन आपका यहाँ पे आ गया। एक्स आपका क्या था, ये एम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ही आपकी थी, और ऐसे ही निकालते हो आप उसको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को, ये आपका वैलिडेशन यहाँ पे आया। अगर वेटेज की टर्म में लिखना है, एरर का वेटेज आपको दिया गया है, तो x1 जो आपका होगा ना, उसके अंदर आप वो वेटेज का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो वेटेज के टर्म में आपका जो फॉर्मूला होगा, वो वेटेज के टर्म में आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, और ये आपने यहाँ पे चेक कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे प्रोबेबल एरर का, हमें एस्टिमेशन करना है, तो प्रोबेबल एरर अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन की बात हो रही होगी, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन जब अगर मैं बात करूं एरर ऑफ द मीन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जब आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किए होंगे, क्या किए होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किए होंगे, उस टाइम पे जो आपका फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला आपका ये होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर रहे होगे तो ये फॉर्मूला आपका रहेगा, और आप जब सिंगल ऑब्जर्वेशन कर रहे होगे तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। याद रहेगा ना, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि VS आपका क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एनी सिंगल ऑब्जर्वेशन एंड मीन ऑफ द वैल्यू, और स्मॉल n जो आपका होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द मीन, और ES आपका प्रोबेबल एरर आपका सिंगल ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल जो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उस फॉर्मेट में भी आप ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो। ये फॉर्मूला आपको याद यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर वाला अपना सेक्शन था एक्यूरेसी और एरर वाला मिस्टेक, एरर हो गया, एक्यूरेसी आपका हो गया, प्रिसीजन आपका हो गया, स्केल वाला जो चैप्टर था वो हो गया। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लीनियर मेजरमेंट को स्टार्ट करेंगे, मतलब कि चेन सर्वेइंग को हम स्टार्ट करेंगे, और क्लासेस को मिस मत करना। वैसे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होती है, पर लाइव क्लास आप अटेंड करना। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप एट द टाइम आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी क्लास के बीच में आपको बोला था कि भैया आरआरबी जेई का एक जो एडवर्टाइजमेंट है, आपका एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है, जो किसी पेपर के अंदर आया हुआ है, और 30 तारीख से आपका फॉर्म फिलिंग वगैरह स्टार्ट होने वाली है। तो आप जल्दी से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। टीयर 1 आपको पहले देना है, उसके बाद आपको टीयर 2 देना है। टीयर 2 के अंदर ये सारी चीजें आने वाली हैं, तो आपके लिए तो फायदा है। सब इंजीनियर एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए फायदा है, जो इस कोर्स में एनरोल है उनके लिए भी फायदा है। ये टीयर 2 के लिए भी आप प्रिपेयर होते जा रहे हो। बचाए टीयर 1 की आपको तैयारी करना है, तो टीयर 1 के लिए हमारा एक अलग से आरआरबी जेई के लिए कोर्स है, ठीक है। जो ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट है उनके लिए आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो नए स्टूडेंट है उनको भी अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल जाएगा। कोर्स स्टार्ट होने के पहले अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल जाएगा। आप जो नंबर दिया गया है उन नंबर पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो और एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लीनियर मेजरमेंट। थैंक यू, क्लास ओवर।